आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दीपक पाण्डे। दर्शकवृन्द, अहिले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई लिएर राष्ट्रिय चर्चा भइरहेको छ। आज मैले नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ त भन्ने विषयमा बहस गर्न गइरहेको छु र साथमा हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता दिनेश उपाध्याय र यो कार्यक्रम नेपाली र हिन्दी भाषामा हुनेछ। स्वागत छ। आप तपाईँ भारतको एउटा नेता, सत्तारूढ पार्टीको, अहिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ, कैसा है? दीपक जी, एक तो हम लोग नेता हैं नहीं, हम कार्यकर्ता हैं और एक दल है भारतीय जनता पार्टी। उस दल में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, बड़े लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। और रहा भारत और नेपाल का रिश्ता और संबंध के बारे में, इसका राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, सरकार से कोई लेना देना है नहीं, नेताओं से कोई लेना देना है नहीं। भारत और नेपाल का पीपल टू पीपल रिलेशन है, रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल हमारा सहोदर भाई है और नेपाल को हम लोग अदर कंट्री की निगाह से नहीं देखते। नेपाल हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा रिश्ता है, हमारे रिश्तेदार हैं। और ये बात मैं क्यों कह सकता हूँ, ये इसलिए कह सकता हूँ कि ऋषि व्यास तन्हो दमोली सेती मादी नदी के पास रहते थे, वहीं वो पैदा हुए। सत्यवती उनकी माता का नाम था, सत्यवती का नाम मत्स्यगंधा था। पाराशर व्यास जी के पिताजी थे। व्यास जी ने हस्तिनापुर में जाकर के 3 बच्चे हुए, कौरव, पांडव और विदुर, और वहां से आकर के फिर नेपाल में रहे। विराटनगर के राजा की बेटी अभिमन्यु के धर्मपत्नी थी। इसलिए ये रोटी बेटी का रिश्ता है। और यहाँ जो कैलेंडर है, विक्रम संवत का जो कैलेंडर है यहाँ, और राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, उनका बनाया कैलेंडर। और पूर्व काल में जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यवर्ते कहा जाता था। इसलिए नेपाल और भारत एक ही हैं। इसका सरकार कोई भी रहे, कोई प्रधानमंत्री रहे, कोई मुख्यमंत्री रहे, कोई राष्ट्रपति रहे, कोई नेता रहे, उसका इफेक्ट आने वाला नहीं है। रामचंद्र जी की बारात भारत से आती है, अयोध्या से, जनकपुर धाम में। और खिचड़ी की यात्रा गोरखकाली मंदिर गोरखा से जाकर के मकर संक्रांति का दिन गोरखपुर के अंदर सबसे पहला खिचड़ी का भोग नेपाल से गई खिचड़ी का ही लगता है। ये हमारे रिश्ते हैं। लेकिन जनकपुर में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा, उस वक्त तो मैथिली में थे। जनक का महल मैथिली में कहलाया जाता था। आज वो नेपाल में है, इसलिए आज भी हम बारात लेकर के आते हैं। इस वर्ष भी अभी 2024 में हम लोग बारात लेके आए थे यहाँ। उसमें मैं भी था, माननीय अपने वहाँ के जो महामंत्री चंपत राय जी, जो अयोध्या राम मंदिर का कार्य देखते हैं, वो भी थे। और राजेंद्र जी जो बड़े संघ का कार्य देखते हैं, चंपत राय जी संघ के प्रचारक रहे हैं, वो भी थे। हम लोग सब आए थे बारात लेकर के। और उस बारात के अंदर बड़ा भव्य स्वागत नेपाल के लोगों ने हमें, एक जैसा कि अपने दामाद का करते हैं, वो वहाँ पे मंदिर में किया कि जैसे असली में बारात आई हो। बेटी की पर की तरफ से जो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बारात सेम वही हुआ। हमें लगा कि हम लोग कलयुग में नहीं, त्रेता युग में रामचंद्र जी की बारात में ही है, ऐसा फील हुआ। सम्बन्ध बहुत पुरानो छ तपाईले भन्नुभयो, तर देशको सीमा त छ नि, 2टा देश त हो नि। यो मैंने आपको कहा ना, ये राष्ट्र दीवार के खींचने से दिलों की दूरी नहीं बढ़ती। आज भारत के अंदर कुछ राज्य नए बने, छत्तीसगढ़ नया बना है, उत्तराखंड नया बना है, हरियाणा भी बाद में बना और पंजाब भी बाद में बना। यूपी से उत्तराखंड टूट करके गया, अलग मुख्यमंत्री बनाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है, एक बड़ा परिवार है। बड़े परिवार में एक बाप के 3-4 बेटे हैं। जब उनकी बहू आई, बच्चे हुए, तो एक को ये घर दिया, एक को ये घर दिया, एक को ये घर दिया। अलग अलग रहेंगे, लेकिन है तो एक ही, खानदान तो एक ही है, गोत्र एक ही है, मर्यादा वही है, रिश्ते नाते वही है। दीवार के खींचने से कभी कंट्री नहीं बनते। ये तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था कि नेपाल है, आज अपना समृद्ध है, सक्षम है, अपना राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, भारत भी कर रहा है। और भविष्य का क्या पता,
भविष्य तो कुछ नहीं पता ना जी। जब 1943 के अंदर भारत आजाद हुआ, अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे और राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे। जब 43 में ये राष्ट्र आजाद हुआ तब उसमें पाकिस्तान भी, म्यांमार भी, बांग्लादेश भी, हिंदुस्तान भी, सहारा ही भारत के प्रधानमंत्री थे। और 1943 के में तो उनकी सरकार चली। कुछ समय के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री की डेथ हुई, जॉर्ज क्रैश हुआ, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, उनको मरा मान लिया गया। लेकिन 1947 में उस देश का बंटवारा हुआ। उस बंटवारे के अंदर हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हुए, और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत हुसैन हुए, राष्ट्रपति जिन्ना जी हुए। कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला हुए, कश्मीर के प्रधानमंत्री बनाए थे इन्होंने। तो उस भारत के जो आज़ाद भारत था उसके टुकड़े के बाद कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का अलग प्रधानमंत्री, भारत का, हिंदुस्तान का अलग प्रधानमंत्री, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, सिलवासा ये अलग था। उस दौरान 20-22 साल के बाद वो आज़ाद हुआ जो भारत में विलय हुआ। तो इसलिए सन 47 में बंटवारे के बाद एक प्रधानमंत्री की अगर हत्या हुई या वो मर गए, जो भी कुछ हुआ, उसके बाद 4-5 प्रधानमंत्री बना दिए। बांग्लादेश का अलग प्रधानमंत्री बना। तो ये इस राष्ट्र के अंदर हुआ है। लेकिन फिर भी जो भी हुआ उस समय की मांग रही होगी, लेकिन हमें अपने रिश्ते मजबूत रखने चाहिए। नेपालमा चाहिँ भारतले कहिलेकाहीँ हामीलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको चाहिँ व्यवहारै गर्दैन भन्ने खालको कुरा पनि उठ्ने गर्छ क्या? भारत के अंदर आज लोकतंत्र है, नेपाल के अंदर आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, सभी को समान अधिकार होते हैं, सभी को वोट डाल करके अपने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, एमएलए को, एमपी को, मंत्री को बदलने का अधिकार दिया जाता है। कि अगर वो कार्य अच्छा नहीं करता तो जनता को अधिकार है, वो वोट नहीं डालती, उसको हटा देते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। पूर्व काल में जब राजा थे या नवाब होते थे, उनमें ये परंपरा नहीं थी। अगर एक राजा है, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, जनता को अधिकार नहीं थे। आज जनता को अधिकार है। अगर आपके पास कोई वोट मांगने आता है, आप उसने अच्छा कार्य नहीं किया तो आप उसको कह सकते हैं कि आपने अच्छा कार्य नहीं किया, हम आपको वोट नहीं देंगे। भारत के अंदर आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 2014 में वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन 2014 में जनता ने कांग्रेस को हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2014 में जीत करके गए। उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, इतना अच्छा कार्य किया, जब दोबारा 2019 में इलेक्शन हुआ, 5-5 साल की सरकार होती है, वो फिर जनता ने वोट दिया, फिर जीत गए। 2019 में भी जीत गए, फिर 5 साल शासन किया, 2024 में इलेक्शन हुआ, फिर जनता ने वोट दे दिया, फिर जीत गए। तो ये जनता की आवाज है। प्रधानमंत्री के अंदर पावर कहाँ से आई? जनता से। जनता जनार्दन ये कहा जाता है। जनता ये भगवान है, जनता ये। जब उनकी आवाज निकलती है वो सत्ता बदल देती है। लंबे समय भारत के अंदर कांग्रेस की हुकूमत रही है, लेकिन आज उसको हटा करके उन्होंने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंपी है। और उन्होंने 10-12 साल में 2014 से लेकर के आज तक 25 तक जितना कार्य किया है वो विश्व ने देखा है कि भारत के अंदर क्या क्या कार्य हुए हैं। हर मामले में तरक्की हुई है राष्ट्र की, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय है, शिक्षा का विषय है, आर्थिक संपन्नता का विषय है, या सभी व्यक्ति को सनातन का ज्ञान हो, सनातन की जय हो, लेकिन सनातन की जय के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान भी हो, किसी धर्म का नुकसान ना किया जाए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जितने भी हैं, जहां भी हैं, उन सबका सम्मान करते हुए सनातन की जय करना, इस तरह का हमने सनातन चाहिँ हुनुपर्छ। हाँ, यो चाहिँ तपाईहरुको एकदम मागै हो नि, हैन? सनातन सबकी फाउंडेशन है। मैं ये बात कहूं, बड़ा छोटा उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सबकी फाउंडेशन सनातन है। सनातन प्राचीन है, छाता आदि अनंत है। इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं, सनातन ही था। सनातन से ही इतने सारी, मैंने आपको भाई का उदाहरण दिया है ना, एक बड़ा परिवार हुआ, किसने कहीं घर बनाया, किसने कहीं घर बनाया, किसने कहीं घर बनाया। इसी में से कोई बौद्ध बना,
कोई जैन बना, कोई सिख बना, कोई कुछ बने, कोई सब है सनातनी। अच्छा, कोई किरात बना। मैं आपको एक बात और कहता हूँ, अगर मैं हिंदू धर्म कहूँ तो दूसरा कहेगा मैं सिख हूँ, एक कहेगा मैं बौद्ध हूँ, एक कहेगा मैं जैन हूँ। लेकिन अगर मैं सनातन कहूंगा तो ये चारों चुप, बोलते ही नहीं, क्योंकि सिख भी सनातनी है, जैन भी सनातनी है, बौद्ध भी सनातनी है। लेकिन अगर मैंने हिंदू की जिक्र कर दिया तो कि मैं हिंदू नहीं हूँ जी, मैं तो जैन हूँ, मैं तो बौद्ध हूँ, या मैं सिख हूँ। लेकिन हम लोग थोड़े शब्द कह करके सबको भाई मान करके सबकी तरक्की करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम, सब अपने भाई हैं, सब अपना परिवार है, पूरा विश्व अपना परिवार है, ऐसा भाव। तपाईँले यति मिठो कुरा गर्नुभयो, तर जनस्तरमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध बहुत राम्रो पनि छ, त्यो अघि तपाईँले उदाहरण पनि दिनुभयो। तर राजनीतिक रूपमा आएपछि चाहिँ अलिक चिसो हुन्छ, किन हो यो कारण चाहिँ? आज आपके चैनल के माध्यम से भगवान पशुपति जी को प्रणाम करके बड़े शुद्ध तन मन से एक बात मैं कहूंगा। कल भी मैं भगवान पशुपति के दर्शन करके आया हूं। परमपिता परमेश्वर भगवान पशुपतिनाथ भारत और नेपाल के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, सदशक्ति दे और ताकत दे। राष्ट्र रहना चाहिए, हम रहें या ना रहें, ऐसे भाव पैदा करना चाहिए। लेकिन आज कुछ नेता भारत में भी, कुछ नेता नेपाल में भी इस बात को जो मैंने कहा है उसका अनुसरण कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भाव ऐसा होना चाहिए, ये मेरा राष्ट्र है, मैं रहूं या ना रहूं, ये रहना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर भी और सभी कुछ लोग ऐसे हैं, राष्ट्र रहे या ना रहे मैं रहना चाहिए। उता पनि यो छ, वो उनका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। लेकिन राजनीति बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। राजनीति अगर सीखनी है तो आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से राजनीति सीख करके देखें। वो राजनीति नहीं करते, राष्ट्र नीति करते हैं। राष्ट्र नीति चलनी चाहिए, राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लामिक धर्म, कैसा एक सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्र सेवक हैं। प्रधानमंत्री तो एक पद है, आज है कल नहीं, किसका क्या पता। लेकिन राष्ट्र सेवक हैं। राष्ट्र सेवक से बड़ी कोई चीज नहीं होती, समाज सेवा से बड़ी कोई चीज नहीं होती। नेपाल चाहिँ यो राष्ट्रनीति तपाईँले जो भन्नुभयो, नेपाल राष्ट्रनीतिमा चाहिँ छ कि छैन? तपाईँ छिमेकीको हिसाबले हेर्दा। देखो, एक तो बात ये है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। भारत के अंदर संघ का मेरा जीवन रहा है। 1972 ऐसे लगभग 53 ईयर बिफोर मैं संघ प्रवेश किया था, आरएसएस। और आरएसएस से लेकर फिर जनसंघ में काम किया, जनसंघ से फिर भाजपा। 53 साल राजनीतिक क्षेत्र में हो गए। मैं आरएसएस और जनसंघ का आया हुआ व्यक्ति हूँ। आज नेपाल एक अलग राष्ट्र है तो हमारा भाई, लेकिन अलग राष्ट्र है। नेपाल एक अलग राष्ट्र है, भारत एक अलग राष्ट्र है। इन दोनों को एक दूसरे की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब कोई चीज पता लगती है तो उसका दुख तो होता है। अगर मेरा भाई तरक्की करेगा तो मुझे खुशी होगी, और मेरा भाई अगर नुकसान में जाएगा तो उसका दुख होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, नेपाल हमारा भाई है। और एक गुण मैं आपको और बता देता हूँ, भारत के अंदर अंग्रेजों ने, मुगलों ने, हूणों ने, इन्होंने काफी दिन तक शासन किया है भारत के ऊपर। या ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने वहाँ कब्जे किए, गुलामियत की स्थिति में रखा। पूरे विश्व के अंदर नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। मात्र एक, हम नहीं है, नेपाल है। इसलिए हम नेपाल को अपना बड़ा भाई कह सकते हैं, क्योंकि जो गुण नेपाल में है इस विषय को लेके। बड़ा भाई पनि भन्नुहुन्छ तपाईहरु नेपाललाई। देखो क्या है, हमारे यहाँ 150 करोड़ लोग हैं।
हाँ। बड़ा राष्ट्र है, हाँ। लेकिन वो जनसंख्या में बड़ा है, भूमि में बड़ा है, लेकिन हम लोगों के ऊपर तो दूसरे लोगों ने गुलाम बना के रखा लंबे समय। नेपाल को नहीं रखा, कभी नहीं कब्जा किया। यसमा तपाईहरुलाई पनि गौरव छ। इसलिए नेपाल इस मामले हमसे बड़ा है, हाँ। इस मामले में बड़ा है, हम छोटे हैं वहाँ। क्योंकि हम लोगों के ऊपर लोगों ने, मुसलमानों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, ब्रिटेन ने राज किया, कितने दिन तक किस किस तरह से वहाँ किया। नेपाल पे नहीं हुआ। इसलिए नेपाल पूरे वर्ल्ड का सर है, हेड है ये पूरे राष्ट्र का। यहाँ की संप्रभुता, यहाँ की जड़ी बूटियाँ, यहाँ के वस्त्र, यहाँ की लैंग्वेज और यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर और यहाँ का फूड इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, किसी वर्ल्ड में, किसी विश्व के अंदर है, किसी जगह है नहीं। मैं यहाँ आया हूँ, मैं आज 3-4 दिन से रोज नेपाली थाली खा रहा हूँ। मैं यहाँ और कुछ भी नहीं खाया, नेपाली थाली। वो औषधि है, दवाई है, वो रोटी नहीं, औषधि है। वहाँ का साग, राइस और वहाँ की सब्जी, वो मात्र पेट भरने का साधन नहीं है, वो दवाई है। मेरा पूरा एकदम से सारा पेट बिल्कुल ठीक हो गया। सुबह ठंडे पानी में नहाना, ऐसे एकदम रंग भी थोड़ा साफ हो गया। मैं काला था, हल्का सा साफ हुआ है यहाँ के पानी में नहा के। पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, इतने अच्छे लोग हैं, इतना प्यार करते हैं, छल कपट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डाक्टर साहब, तपाईले यति मिठो कुरा गर्नुभयो, तर धेरै नेपालीलाई चाहिँ के लाग्छ भने भारतले हामीलाई कान्छो भाइ सम्झिन्छ अनि उस्तै व्यवहार गर्छ भन्ने चाहिँ कतिपयलाई लाग्छ र उसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि हेप्छ भन्नेहरू पनि यहाँ थुप्रै नेपालीहरू छन्। ये जो आपने बोला, थोड़ा हिंदी में बताओ क्या है, क्या पूछा आपने? नेपाली लोगलाई ऐसा लगता है कि भारतले हमको कभी कभी हेप्ता है। हेप्ता मतलब? हेप्ता है नीचे दिखाता है। अच्छा अच्छा, नीचे नीचे दिखाता है। इसका जवाब मैंने आपको पहले दिया है। इस मामले में भारत किसी का गुलाम नहीं हुआ, इसलिए हमारा बड़ा भाई है। नेपाल का हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। ऋषि व्यास के बच्चे हैं नेपाल, वो भारत। ऋषि व्यास के 3 बच्चे हुए, विदुर, कौरव, पांडव, वो सबूत है। वो पुस्तकों में लिखा, सबको पता है। हम कैसे इनको नीचा दिखा सकते हैं? ऋषि व्यास तो हमारा बाप है। और वो कौन था? नेपाली। तो नेपाल में थे। सत्यवती हमारी माता है, उसी की तो संतान है भारत। सत्यवती ने शादी की, संतान, उसी के तो बच्चे हुए। तो हम कैसे कह सकते हैं नेपाल में हमारा बाप है, हमारी माँ है? तो ये कैसे ये बोल सकते हैं? और व्यास गुफा तनौ दमोली में आज भी है। मत्स्यगंधा वही सेती मादी नदी के अंदर नाव चलाती थी। तो इसलिए कैसे कह सकते हैं? कोई कुछ भी कहे, उसको हम रोक नहीं सकते। पहले कहीं तो समस्या आउँछ, नाकाबंदी पनि भयो यसमा। नाकाबंदी ये गलत बात है। नाकाबंदी भारत ने कभी की नहीं। जिस वक्त नाकाबंदी का ये शोर मचा, उस दौरान बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी, और बिहार के अंदर नीतीश कुमार की गवर्नमेंट थी। उस वक्त नीतीश का हमारा कोलैबोरेशन नहीं था जी। ये 3 गवर्नमेंट हमारी विरोधी थी। अच्छा, इसलिए बॉर्डर के ऊपर सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं। ये बात मैं यहाँ पे आकर के तब नेपाल में कह के गया था। हम लोग इस तरह का कभी काम कर नहीं सकते। हम लोगों का तो जो एम्बेसी की मार्फत यहाँ चाहे जो बच्चे हैं बीएमएस में पढ़ाई करते हैं, एमडी की पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, वहाँ से एम्बुलेंस भी हर साल आती है, कोटा है। ये भारत की तरफ से नेपाल में इतना आना ही आना है, और वो फिक्स है। एम्बेसी की मार्फत वो सारा एक सब्जेक्ट है, वो तो कभी नहीं रुका, आज तक एक बार भी नहीं रुका, प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो। इसलिए नेपाल के बच्चे आज भी वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस भी करके आते हैं, एमडी भी करके जाते हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, आचार्य भी करके आते हैं, शिक्षा दीक्षा भी हासिल करते हैं। अभी कुंभ का मेला हुआ है, लगभग यूपी के अंदर मेरे हिसाब से 25-26 करोड़ की जनसंख्या होगी, लेकिन 25-26 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश ने लगभग 60-65 करोड़ लोगों को स्नान करा दिया। 50-60 लाख तो नेपाली लोग भी नेपाल के 50-60 नहीं करोड़ों की संख्या में स्नान करके आए। और दिल्ली के अंदर भी एक पशुपतिनाथ टेम्पल है। दिल्ली में
पूर्वी दिल्ली में कड़कड़ रुमा कोर्ट के ठीक सामने पशुपतिनाथ टेम्पल है। मैं वहाँ हर साल वहाँ पर्व होता, मैं जाता हूँ उसमें, और वहाँ नेपालियों की संख्या दिल्ली के अंदर 4 से 5 लाख लोग हैं। अभी फरीदाबाद के अंदर एक नेपाली प्रवासी विकास समिति का एक संगठन है, उसका कार्यक्रम था यहाँ, उसमें मैं अभी 1 हफ्ता पहले उस कार्यक्रम में मैं होकर के आया हूँ। तो नेपाली वहाँ सरकारी नौकरी में भी है, वोटर भी हैं। भारत में नेपाल के जो लोग हैं वहाँ वोटर भी हैं और सरकारी नौकरी में भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और दिल्ली में, हरियाणा में, कश्मीर में, पंजाब में, बिहार में नेपाल के लोगों ने घर भी बना रखे, बीवी बच्चे भी हैं, रहते भी हैं, और लाखों की संख्या में है। भनेपछि नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ कसैले टुटाउन सक्दैन, यो चाहिँ सत्य हो नि हैन? बहुत पक्के संबंध है, कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं ना। और एक बार सम्मानपूर्वक सम्बन्ध हुन्छ, सम्मानपूर्वक संबंध है। नेपाल को अगर एक पिन चुभती है तो चीज हमें होती है। एक बात मैं और कह देता हूँ, सभी कंट्री के अंदर सभी कंट्री के लोगों का आना जाना रहता है। भारत के अंदर भी वर्ल्ड के सभी कंट्री के लोग आते हैं, नेपाल में भी आते हैं, लेकिन चाहे वो चाइना है, जापान है, अमेरिका है, भारत है, पाकिस्तान, जितने भी कंट्री है यहाँ आते हैं, रहते हैं। लेकिन कई बार संबंधों की चर्चा होती रहती है, इसके साथ जापान के संबंध है, चाइना के संबंध है, यूरोपीय यूनियन है, फिलहाल कुछ न कुछ चर्चा समाज में होती रहती है। लेकिन जो कैलेंडर नेपाल के अंदर है वो कोई कंट्री समाप्त नहीं कर सकता। जो हमारे ट्रेडिशनल रिश्ते हैं, वैल्यू है, चाइना, जापान, ये पूरी कंट्री है, वो चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन उनके साथ कभी रिश्ता बन नहीं पाएगा, क्योंकि ना उनकी लैंग्वेज मिलती, ना फेस मिलता, ना नाक मिलती, ना आंख मिलती, ना कान मिलते, ना हमारे कैलेंडर मिलते, ना खाना मिलता, ना कल्चर मिलते, इसलिए कभी संबंध हो ही नहीं सकते। उनसे भारत सही रहेंगे। अब म डाक्टर साहबलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, तपाईहरुकोमा स्थायित्व छ? स्थायित्व, सरकार 5 वर्ष चल्छ, हामीसँग स्थायित्व छैन। सरकार बन्ने र गिराउने कुरा हाम्रोमा भइरहन्छ, यो सुन्दा चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्छ? देखो, हमारी सरकार को तो 15 साल हो जाएंगे। एक प्रधानमंत्री 15 वर्ष, 2014 से 19, 19 से 24, 24 से 29, तो 15 वर्ष में एक प्राइम मिनिस्टर, और आगे भी रहेंगे। तो हमारे यहाँ क्या है, देखो, फेस अगर बदलता है ना, किसी मान लिया कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, बीमार है, अस्वस्थ है, कार्य नहीं कर सकता, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, संगठन की सरकार है, भाजपा की। वो अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से अस्वस्थ है, दूसरा बैठ जाएगा, वो काम करेगा। अब ये कप है, इस कप में मैंने चाय पी ली, ये जब तक नहीं टूटेगा इसमें बार बार पिएंगे, 10 साल भी चलेगा, तो 20 साल भी चलेगा। इसलिए संगठन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है, विचार। विचार से राष्ट्र बदलता है, सत्ता बदलने से नहीं। विचार से राष्ट्र बदलता है, सत्ता बदलने से नहीं। आज इस दल को दे दिया, उस दल को दे दिया, सरकार बदलेर मुलुक बन्दैन। नहीं, विचार, आइडियोलॉजी। प्रधानमंत्री कोई भी आ जाए, कोई फर्क आने वाला है नहीं, विचार बदलो। और विचार भी कौन सा? राष्ट्र धर्म का विचार। आप प्रधानमंत्री हो, ये प्रधानमंत्री हो, मैं प्रधानमंत्री हो, या कोई भी हो, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, बहुत बड़े बाहुबली नहीं है, बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से नहीं आते। उन्होंने कई बार कहा चाय की दुकान थी वहाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो आज मुख्यमंत्री यूपी के, इनकी बहन की उत्तराखंड के अंदर चाय की दुकान है। चिया को पसल था, आज भी है, आज भी है, वो चाय बेचती है। आप कल्पना करेंगे कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, और मोदी जी के बैक में, इनके खानदान में कभी कोई राजनीति नहीं हुई, बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, बहुत बड़ा धन संपदा नहीं है। आदित्यनाथ जी के घर में, जहाँ से उत्तराखंड के हैं, घर में कोई नेता नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं, उसकी छोटी सी झुग्गी है। जितना आपका चैनल है ना, ये तो उनके लिए स्वर्ग जैसा है। वो बेचारी बेटी और चाय बेचती है। आप कल्पना करेंगे, उसका भाई मुख्यमंत्री है। आदित्यनाथ जी का कोई मकान नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई घर नहीं है। गोरखनाथ का मठ है, वहीं से आए हैं, एक कुर्ता और एक लुंगी बांधते, वहीं जाके रहते हैं। कुछ भी नहीं है धरती पे जी, कुछ भी नहीं है।
तो ये लोग हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे माननीय यशस्वी खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी, संघ के प्रचारक रहे, कुछ भी नहीं है उनका, शादी नहीं, बीवी बच्चे नहीं, आगे पीछे कोई है नहीं, मुख्यमंत्री बन गए। एक नए पैसे का या एक कप चाय किसी पियो को भ्रष्टाचार, जब कुछ है ही नहीं पल्ले, कैसे लगा दो? ये लोग भारत में रहे। अब तपाईँ नेपाल चाहिँ त्यसरी हिँडेको देख्नुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँ गाड साहबलाई मैले यो प्रश्न सोधेँ। तो राष्ट्रनीतिको मार्गमा नेपाल छ कि छैन? इनको विचार करना पड़ेगा, इनको विचार करना चाहिए सबको मिलके, राष्ट्र के लिए काम करना। राष्ट्र नेपाल इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया है, अगर इसको नुकसान हुआ पूरे विश्व को नुकसान होगा और भारत को भी होगा। नेपाल का नुकसान भारत का नुकसान है। नेपाल का अगर कुछ भी नुकसान होगा तो भारत उससे बचेगा नहीं, उसका नुकसान होके रहेगा। जस्तै तपाईँले भने चाहिँ विचार केमा विचार गर्ने? हामीले संविधान बनायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षमा लगियो, सङ्घीयता छ, यो बाटो ठिक थिएन नेपालको? सब ठीक है, भारत में भी यही है। हाँ। जो संविधान अब है वही पहले था। भारत के अंदर कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ व्यक्ति बदला। और व्यक्ति कौन बदला? विचार। यूपी के अंदर इतना भ्रष्टाचार था कि सब लोग कहते थे कि यूपी में जाना नहीं, रात को कोई लूट लेगा। कोई लड़की शाम को घर से नहीं निकलती थी, कोई उठा के लेके जाएगा। लेकिन वही पुलिस, वही जनता, वही लोग, कौन बदला? एक व्यक्ति, सिर्फ चीफ मिनिस्टर बदला। आज रात को भी वहाँ की बहू बेटी सब्जी खरीदने जाती है, किसी हिम्मत नहीं आंख भर के लिखा ले। आपके पास कितना गोल्ड हो, कितने रुपए जेब में पड़े हो, आप आराम से निकल सकते रोड के ऊपर, कोई लूटपाट नहीं होती। ये ऐसी स्थिति यूपी के अंदर थी। अगर आपने कोई शॉप खोली, फैक्ट्री लगाई, हफ्ता वसूली होती थी। गुंडे आ जाते थे कि आपको हर महीने पैसे देने पड़ेंगे। आज आप वहाँ व्यापार करें, कोई हफ्ता वसूली नहीं है, आप जितना कमाएंगे वो आपका। नेपालमा एउटा चर्चा के छ भने यो देश पहिला हिन्दू राज्य थियो, यो नयाँ संविधान आएपछि त्यो हट्यो, त्यसमा चाहिँ अहिले भारतको सत्ता, जो तपाईहरुको सत्ता छ भारतीय जनता पार्टी, तपाईहरु खुसी हुनुहुन्न भन्नेहरु पनि छन्। यो सत्य हो? पहले मैं आपको अपना पर्सनल विचार बता देता हूँ। मैं सनातनी हूँ। मैं चाहता हूँ भारत भी हिंदू राष्ट्र हो, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र हो, कांधार भी हिंदू राष्ट्र हो, फिलीपींस भी हिंदू राष्ट्र हो, और ये थाईलैंड भी हिंदू राष्ट्र हो। आज भी बाली द्वीप, थाईलैंड, फिलीपीन के आगे या ये मॉरिशस के आगे, नाम के आगे लोग अपने नाम के आगे राम लगाते हैं। हरे राम, सीता राम, राधे श्याम ऐसे नाम रखते हैं। ये सारे सनातनी ही थे। कांधार के अंदर गांधारी कांधार की थी। गांधारी की शादी हस्तिनापुर में हुई, और जो व्यास का बेटे थे धृतराष्ट्र, व्यास के बेटे थे, उनसे उन्हें शादी की। तब वो हिंदू था पूरा, वहां को मुस्लिम था ही नहीं, इस्लाम था ही नहीं, शकुनी हिंदू था। महाभारत के युद्ध के बाद आज कांधार के अंदर एक भी हिंदू नहीं है, टोटली कन्वर्टेड है। धर्म परिवर्तन बड़े स्तर पे हुआ है नेपाल में, पूरे में हुआ, कांधार में हुआ। हाँ। कांधार में कोई मुसलमान था ही नहीं, टोटली हिंदू थे। हम वहाँ बारात लेके गए थे, शादी करके लेके आए। कांधारी से साथ धृतराष्ट्र ने शादी की। धृतराष्ट्र किसका बेटा था? ऋषि व्यास के। व्यास यहाँ नेपाल में रहते थे। कोई भी इस्लामिक या क्रिश्चियन था ही नहीं। महाभारत काल में इतना बड़ा युद्ध हुआ, द्वापर काल के अंदर हरियाणा में कुरुक्षेत्र में। उस दौरान जो योद्धा मारे गए, हम तो वहाँ थे ही नहीं, पुस्तकों में पढ़ा, जो योद्धा मारे गए उसमें किसी भी योद्धा का नाम कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सारे हिंदू मरे। इसका मतलब तब ना क्रिश्चियनिटी थी, ना मुस्लिम थे, इस्लाम नहीं था, ना कोई बौद्ध था, ना कोई पारसी था। अगर कोई होता तो युद्ध में नाम आता या मरते। और उसके अलावा एलोपैथी भी दवाई भी नहीं थी, इंग्लिश हॉस्पिटल नहीं थे। ना कभी ऐसा सुना कि भाई भीषम पिता में कोई चोट लगी, कोई टिटनेस का इंजेक्शन लगाया, अभी एंटीबायोटिक टेबलेट दी हो। आयुर्वेद का जिक्र है, वनौषधि का जिक्र है। लेकिन एलोपैथी हॉस्पिटल तब थे नहीं, गुरुकुल्स होते थे। और गुरुकुल की गुणवत्ता ये होती थी कि वहाँ गरीब और अमीर
के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते थे और उसको डिग्री मार्कशीट नहीं होती थी, अपनी गुणवत्ता के आधार पे अपना स्थान पैदा करता था। पूरा विश्व सनातनी था। उसके बाद ये जो ब्रांचेज बनी कि किसने कुछ बन गया, किसने कुछ बन गया, किसने कुछ बन गया, ये हुआ है देश के अंदर। आज कांधार का उदाहरण मैंने आपको दे दिया। कांधार में तब कोई मुसलमान नहीं था, आज वहाँ सारे मुसलमान हैं। और ये जो घटना घटी है कश्मीर के अंदर, उसमें नेपाल का बुटवल का एक बच्चा 22 साल का वो लड़का मारा गया। मैं उनके घर गया था, उनके मिल के आया, उसकी माता को प्रणाम करके आया कि मैं भारत से आया हूँ, दिनेश उपाध्याय मेरा नाम है। भारत की पवित्र भूमि के अंदर ये बेटा, उसके साथ ये घृणित कुकृत्य हुआ है। वो क्यों हुआ? कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ से आए, धर्म पूछ के गोली मारी। त्यो बुटवल को नेपालीलाई उस बच्चे ने, आज जो जहां भी है मेरा उसको प्रणाम है, परमपिता परमेश्वर पशुपतिनाथ उसको स्वर्ग अदा करे, अपने चरणों में स्थान दे और उसके परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। उसका जीजा भी उसके साथ था, सुदीप न्यूपानी के साथ उसका जीजा भी था। उसके जीजा से पूछा तुम कौन हो? अल्लाह किया। उसके जीजा जी अल्लाह बोल दिनु हो, उसको छोड़ दिया। सुदीप ने कहा मैं नेपाली हिंदू हूं। हाँ। उसको गोली मार दी। ये हुआ उस दिन वहां कश्मीर की भूमि के अंदर। सुदीप न्यूपानी की सिस्टर उसके साथ थी, उसका जीजा उसके साथ था, उसकी माँ उसके साथ थी। उसकी माँ और बहन के सामने गोली मारी उस बच्चे को। क्या बीता होगा मेरे सामने, मेरे बेटे को गोली मारे, हृदय फट जाता है देख करके। वो उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा। और जब मैं उनके घर गया, उसकी माता बैठी थी नीचे दीवार पे ऐसे कमर लगा के, मुझसे देखा नहीं गया। उसके अंदर सेंस ही नहीं है, उसको ये नहीं पता कौन आ रहा कौन जा रहा। एक ही बेटा था, एक ही बेटा। तो ये कौन लोग हैं? ये सारे आतताई हैं और ये सब लोग भारत का ही निकला हुआ टुकड़ा है। वो भारतीय है, पाकिस्तान कोई अलग नहीं है। पाकिस्तान का जो बंटवारा मैंने आपको कहा है सन 47 में हुआ। और आज भी जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, जो भारत का है, वो हिस्सा भारत का है। आज भी वहाँ वो जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उसके अंडर में नहीं, वहाँ का अलग प्रधानमंत्री है। आज भी POK का प्राइम मिनिस्टर आज भी है वहाँ। आज तक प्राइम मिनिस्टर समाप्त नहीं हुआ। कश्मीर में जो प्रधानमंत्री था वो समाप्त होकर के वहाँ मुख्यमंत्री है, लेकिन जो POK है वहाँ आज भी प्राइम मिनिस्टर है। तो इसलिए ये जो मैं आपको कहा ना, विचार की जीत होनी चाहिए, लेकिन विचार कौन सा? राष्ट्र धर्म का विचार, मेरे धर्म का नहीं। सनातन बहुतवाद की बात है जी। मेरा धर्म क्या है, किसमें पैदा हुआ, वो बात की बात है। भनेपछि नेपाल पनि आफ्नो राष्ट्र धर्म, सनातन जुन राष्ट्र धर्ममा त्यो फर्किनुपर्छ भन्ने हजुरको धारणा हो? सनातन धर्म अलग है, राष्ट्र धर्म अलग है। पहले राष्ट्र धर्म होना चाहिए, सनातनवाद में है। मैं सनातनी हूँ, सनातन में पैदा हुआ, सनातन में मरूंगा। हो सकता है कल को मैं बौद्ध बन जाऊं, कल को मैं सिख बन जाऊं, वो मेरी पर्सनल है, लेकिन राष्ट्र धर्म वो बड़ा है। नेपालको राष्ट्र धर्म चाहिँ के लाग्छ त तपाईलाई? राष्ट्र धर्म है यहाँ की जड़ी बूटियों की सुरक्षा हो, यहाँ की शिक्षा की सुरक्षा हो, यहाँ के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, यहाँ की लैंग्वेज की सुरक्षा हो। हमारे जो रिश्ते हैं, माँ बहन बेटी चाची ताई भाई बहन साले सरल रिश्ते नाते, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे त्योहारों की सुरक्षा होनी चाहिए। खिचड़ी यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, राम की बारात नहीं रुकनी चाहिए, एकादशी नहीं रुकनी चाहिए, पूर्णमासी नहीं रुकनी चाहिए, होली नहीं रुकनी चाहिए, दीपावली नहीं रुकनी चाहिए। हमारे पर्व, जिस राष्ट्र के अंदर पर्व समाप्त हो जाएंगे, रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, वो खानदान नष्ट हो जाएगा, वो राष्ट्र भी नष्ट हो जाएगा। खिचड़ी की यात्रा रुक गई थी नेपाल के अंदर। खिचड़ी की यात्रा लंबे समय बंद रही। कोई पूछे, मेरा ये क्वेश्चन है बड़ा हाथ जोड़ के नेपाल की जनता से, खिचड़ी की यात्रा तो जाती थी, यहाँ से खिचड़ी जाती थी और वो गोरखनाथ को चढ़ाई जाती थी, बीच में बंद हुई। क्यों बंद हुई, मेरा सवाल है नेपाल से। वो खिचड़ी की यात्रा बंद क्यों की? क्या बंद होनी चाहिए थी? ये परंपरा थी जिसको अपनी बिस्तार बिस्तार नेपाललाई चाहिँ राष्ट्र धर्मबाट विनाशतर्फ लगिँदैछ। अभी मैंने राष्ट्र धर्म की परिभाषा आपको बताई। ये राष्ट्र धर्म है, इसमें राजनीति का धर्म नहीं है।
क्या जड़ी बूटी के अंदर कांग्रेस और भाजपा और एमएलए या और दल करोगे क्या? एक जड़ी अब ये पानी है, पानी को तो सब पिएंगे। ये राष्ट्र है, ये पानी राष्ट्र है, इसमें आप धर्म नहीं जोड़ सकते। इसको सिख भी पिएगा, मुसलमान भी पिएगा, सारे प्रधानमंत्री पिएंगे, सारे मुख्यमंत्री पिएंगे, सारे लोग पिए। ये राष्ट्र धर्म है। तुम इसमें भी करोगे, ये बोतल भाजपा वाले पिएंगे, हम नहीं पिएंगे इसको। ये पाप है, ये राष्ट्र गुनाह है। राष्ट्र दंड के भागी हैं वो लोग जो राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव नहीं रखते। कुछ लोग सेवा दे के राजनीति में जाते हैं, लेकिन वो गलत है। समर्पण भाव से राजनीति में जाना चाहिए। सेवा करके राजनीति करने वाले लोग लंबे समय नहीं चलते, समर्पण भाव से राजनीति करने वाले लोग लंबे समय चलते हैं। दिलों को हार के राजनीति करने वाले लोग लंबे समय नहीं चलते, दिलों को जीत के राजनीति करने वाले लोग लंबे समय चला करते हैं। ये धर्म है, धर्म के साथ चलना चाहिए। अब ये पेन है ना आपका, इसका धर्म पता क्या है? ये लिखेगा, इसीलिए तो लिया, ये लिखेगा। और आपने पेन तो ले लिया, वो लिखता ही नहीं। तपाईँ हजुर मेरो पाहुना हुनुहुन्छ, पाहुना भगवान देवत तुल्य भन्ने मानिन्छ। मैले फेरि पनि अब यसरी धेरै दोहोऱ्याएर सोध्न, देखो हम मेहमान नहीं है, मैं अपने घर में आया हूँ। आप ये मत मुझे अपने टीवी चैनल पे उठा के आप मुझे मेहमान मत कहो। मलाई एउटा अझै मैं अपने घर में आया हूँ, आप मेरे रिश्तेदार हैं, भाई है मेरे। मैं अपने घर में आया हूँ, बिना बुलाए आऊंगा, बिना बुलाए जाऊंगा, और यहाँ खाना भी खाऊंगा और आपसे दक्षिणा भी लेके जाऊंगा। म एउटा कुरा चाहिँ यहाँलाई अझै पनि, नेपाल चाहिँ अहिले जुन कोर्समा हिँडिरहेछ, यहाँ चाहिँ अब धर्म परिवर्तन धेरै गराइराखिएको छ, त्यसमा तपाईँहरूको चासो छ? विशेष गरी क्रिस्चियन धर्ममा चाहिँ धेरै यहाँ परिवर्तन गराइयो, एउटा मिसनकै रूपमा अगाडि बढाइयो भन्ने चाहिँ यसमा तपाईँहरूको चासो छ? ये कार्य भारत में भी हुआ है। प्रलोभन के वश, बहकाने के बाद, पैसे दे करके या डरा के, ऐसे चारों कार्य करके जो धर्म परिवर्तन किसी का कराता है वो दंड का भागी है। लालच दे के धर्म परिवर्तन करना, डरा के धर्म परिवर्तन करना, बहका के धर्म परिवर्तन करना, झूठ बोल के धर्म परिवर्तन करना, ये दंड का भागी है। जो जिस धर्म में है वो रहे, लेकिन स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कोई किसी धर्म को ग्रहण करना चाहता है, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे कि वैश्य कम्युनिटी है, उनसे एक जैन धर्म बनाए, तो कुछ लोग जैन हो गए। आज भी वहां पे मान लिया किसी के पिताजी का नाम रामदास अग्रवाल है, बेटे का नाम नवीन जैन है, बाप अग्रवाल है, बेटा जैन है। आज भी ऐसा है। तो इसलिए उसकी मर्जी ही नहीं, मुझे वैश्य धर्म में नहीं रहना, मैं तो जैन बनूंगा, ठीक है। सिख, कुछ लोग सिख बन गए, लेकिन अभी पंजाब के अंदर भी कुछ चर्च बन गए, सिख से फिर चर्च में कन्वर्ट हुआ। ये व्यक्ति की खुद की फ्रीडम है। मैं दाल खाता हूँ, एक आदमी अंडा खाता है, एक आदमी पनीर खाता है, मेरी मर्जी है। मैं कुर्ता पहनता हूँ, आप पैंट शर्ट पहनते हैं, ये आपकी मर्जी, मेरी मर्जी है। इसके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन डरा के और धमका के वो नहीं होना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए गवर्नमेंट को। फेरि पनि म हजुरलाई भन्छु, नेपाल चाहिँ हिन्दू धर्म थियो हैन, सनातन सनातन। हिंदू का क्या है कि फिर कई ब्रांचेज होगी। तर अब नेपाल चाहिँ सनातन धर्म चाहिँ अब राज्यले आफ्नो धारण गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुको सुझाव हो अथवा तपाईहरुको धारणा हो? पहले तो मैं कहूँगा सनातन की जय हो पूरे विश्व के अंदर। जो लोग अन्य धर्मों के अंदर गए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की बातें रहती हैं कि किसी का बच्चा बीमार है, शिक्षा का अभाव है, व्यवस्था नहीं हो पाई, किसी व्यक्ति ने उनको कुछ नौकरी लगाई, बच्चे का इलाज कराया, शिक्षा दे दी, शादी करा, इसको कहा कि नहीं तुम्हारा धर्म ठीक नहीं, तुम धर्म में आ जाओ, तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा हुआ है। और ये सिर्फ यही नहीं, पूरे विश्व में हुआ है। हम लोगों को अपने भाई की मदद करनी चाहिए। अगर आज मैं आर्थिक संपन्नता मेरे पास है तो मुझे देखना चाहिए कि मेरा दूसरा भाई हिंदू है, उसके बच्चे की फीस नहीं भरेगी तो मुझे भर देना चाहिए, या उसका बच्चा बीमार है मैं उसकी दवाई देना चाहूँ। अन्यथा जो उसकी व्यक्ति की मदद करता है वो उसके शरणागत हो जाता है, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा लालच के वश, लोभ के वश
इस तरह नहीं करना। मैं अभी उदाहरण दिया ना, संदीप नेपाली, अगर उस दिन अल्लाह कह देता तो उसकी जान बच जाती, गोली नहीं लगती। लेकिन वो नेपाली शेर, उसने कहा मैं नेपाली हिंदू हूं, मरना मंजूर किया, मरना मंजूर किया। अब यही सन्दर्भमा भारतले पाकिस्तानमाथि कारबाही अगाडि बढाउँछ। बाकी क्या नेपाल का, पाकिस्तानमाथि हाँ, भारतीय सरकार ने हाँ, कारबाही कर जाता है अब। उनका जल बंद किया, नागरिकता समाप्त की, पासपोर्ट रद्द किए, जो भी नागरिक पाकिस्तान के भारत में थे सबको कह दिया इतने दिन के लिए आप यहाँ से छोड़ करके जाओ। अपने नागरिकों को बुलाया है, सारे संबंध हमने खत्म कर लिए। एयर बेस जो था उसका फ्लाइट का वो हमने बंद किया। और धीरज, धर्म, धैर्य, शांति ये वर्ल्ड रखे। ये जो हत्याकांड हुआ है, भारत इसका कड़ा जवाब देगा और बहुत जल्दी देगा, जल्दी देगा, कड़ा जवाब देंगे, ताकि आज के बाद इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पाकिस्तान सोच भी ना पाए। करने की तो बात छोड़ता, सोच भी नहीं सकता। पर त्यहाँ अशान्ति हुने सम्भावना चाहिँ बढ्यो। कोई अशांति नहीं होगी, मजबूती से कार्य होगा जो भी होगा, कोई अशांति नहीं होगी। 370 जब खत्म की कश्मीर के अंदर और दिल्ली में भी, भारत के अंदर कुछ लोगों ने कहा था अगर कश्मीर के अंदर 370 को छेड़ा, खून की नदियां बह जाएगी, ये राष्ट्र अलग कट जाएगा। लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ और 370 लागू हुई। इस तरह हमने 3 तलाक लागू किया, कुछ भी नहीं हुआ। राम मंदिर बना, जो 500 साल तक मुकदमा चल रहा था, और राम मंदिर बना पड़ा है। कोई अशांति हुई क्या भारत में? कुछ भी नहीं हुआ, शांति से कार्य निपटा। अब म उता तपाईले त्यो कुरा भनिसकेपछि पाकिस्तानमा कारबाही हुन्छ भन्नुभयो। यता नेपालको सरकार र अहिले भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार बीच सम्बन्ध राम्रो छैन, हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भन्नेहरू पनि छन्। यो सत्य हो? यो मैंने आपको पहले भी कहा है, प्रधानमंत्री कौन है उसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत नहीं है। नाम क्या है, शकल कैसी है, कौन से दल का है। जब तक वो राजनीतिक दल में रहता है तो एक राजनीतिक दल का व्यक्ति होता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो राजनीतिक दल का नहीं, वो राष्ट्र का प्रधानमंत्री है। जिन लोगों ने उनको वोट दिया उसका प्रधानमंत्री है, जिन्हें नहीं दिया उसका प्रधानमंत्री है। वो फिर सबका प्रधानमंत्री है, वो एक पार्टी का नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है। और देश पार्टी का नहीं होता। आज नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री वो किसी दल के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब पार्टी का काम करेंगे। आज राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं। और सरकार से बातचीत और रिश्ते और कार्य, एक दूसरे की जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए, होती भी हैं और हो भी रही हैं। यहाँ के काफ़ी पॉलिटिशियंस वहाँ जाते हैं, आते हैं, हमसे भी मिलते हैं, विदेश मंत्री से भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम कहीं बिल्कुल भी नहीं है और सुचारू रूप से कार्य चल रहा। अभी नेपाल की एम्बेसी के अंदर एक व्यापारियों की मीट हुई थी 3 दिन के लिए। माननीय वहाँ अपने राजदूत हैं शंकर शर्मा जी, उनसे मैं मिला हूँ, जाके गया था। यहाँ के कुछ फिल्मी कलाकार भी गए थे, फिल्मों के डायरेक्टर गए थे, व्यापारी गए थे, भारत के व्यापारी थे। 3 दिन का था। इतना अच्छा कार्य किया, इतना अच्छा कार्य। मैले चाहिँ जान्न खोजेको हाम्रा प्रधानमन्त्री, नेपालका प्रधानमन्त्री र भारत तपाईहरुका प्रधानमन्त्री बीच चाहिँ सम्बन्ध वार्ता कम भएको अथवा भारतले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई बोलाएर स्वागत नगरिदिएको भन्नेहरू छन् क्या यहाँ? देखो, इस बारे में इनको आपस में दोनों देशों को बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, बैठकर चाय पीनी चाहिए। एक दूसरे के साथ जो भी कार्य है राष्ट्र हित में। मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं, शून्य हूं मैं, लेकिन राष्ट्र हित में कुछ न कुछ कार्य होने चाहिए ताकि दोनों देशों का भला हो। नेपाल और भारत के रिश्ते प्रधानमंत्री से नहीं, पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने घर में जाना है ये सोच के जाना चाहिए। ये सोच के नहीं कि मैं सरकार से मिलने जा रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ। ये बातें और कंट्री के साथ सोचनी पड़ेंगी, नेपाल भारत में नहीं। ये नहीं सोचना कि मैं प्रधानमंत्री में नहीं, मैं अपने घर में जा रहा हूँ, मेरा भाई है, बात करके आऊँगा। अझै भाव विचार हजुरलाई म भनौँ, भारतले नबोलाइदिएका कारणले यो सरकार चाहिँ भारतले रुचाएको छैन, भारतीय सरकारको विपक्षमा छ भन्नेहरू पनि छन् काठमाडौँमा। भारतीय सरकार, यो सरकार अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारकै पक्षमा नै है। कौन? भारत भन्नेहरू पनि छन् काठमाडौँमा। ये किसने बोल दिया आपको? यहाँ ऐसा भी व्याख्या हो रहा है। मैंने आपको अभी कहा
प्रधानमंत्री राष्ट्र का है, हाँ, वो कोई भी हो। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। मैं आपकी किसी बात से सहमत हूं या ना हूं, लेकिन वो दुश्मनी नहीं होती। हो सकता है आपका एक विचार है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, मना कर दूंगा कि दीपक जी आपका जो विचार है मैं इसको सहमत नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। भाई आपका विचार आया यहाँ से नहीं, एक विचार आया, ठीक है जी, मैं इस विचार को सहमत नहीं कर सकता, लेकिन हम फिर भी एक हैं, एक दूसरे की बात का 10 लाइन लिखी, 2 पे सहमत नहीं हूं, 8 पे हूं, तो इसका मतलब उसका गलत अंदाजा लगाना ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जस्ट ठीक है, नहीं सहमति में। जस्तै संविधान संशोधन गर्ने भनेर हाम्रोमा अहिले सरकार बन्यो नेपालमा, तर भारतको इच्छा चाहिँ यहाँ हिन्दू धर्म राखिदेऊ भन्ने छ, त्यसकारण सरकारले संविधान संशोधनको चाहिँ प्रस्ताव ल्याउन सकेन भन्नेहरू पनि छन्। सभी देशों का ये अपना खुद का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मुझे वहाँ क्या करना है। किसी भी राष्ट्र की सरकार को या प्रधानमंत्री को या नेताओं को एक दूसरे के कंट्री में अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई किसी से किसी बात को लेकर सलाह मांगे, आपके घर में बेटी की शादी है, आप मुझसे पूछे कि डॉक्टर साहब यहाँ टेंट लगाना है, कहाँ लगाऊं, यार बेटी की शादी में मुझे क्या करना चाहिए, जब आप मेरे पास आओगे तो मुझे सलाह देनी चाहिए, अगर नहीं आओगे तो नहीं दूंगा। इसलिए जब भी कभी कोई नेता, कोई राष्ट्र का प्रधानमंत्री ऐसी बात होती है, किसी को पूछता है तो सलाह देनी चाहिए। सलाह देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सलाह प्रेशर नहीं होता या उस देश का कानून नहीं होता, वो माने ना माने। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बोल दिया, मैं तो चाहता हूँ पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र हो जाए। मेरी इच्छा है कि मेरे प्राण निकलने से पहले मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया हिंदू राष्ट्र हो जाए, सनातन की जय हो, मैं चाहता हूँ। त्यसमा नेपालमा पनि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको इच्छा छ? मेरी इच्छा है पर्सनल, लेकिन आप इससे सहमत हो या ना हो उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मैं अपनी इच्छा क्यों त्याग दूंगा? मैं तो चाहता हूँ, आप नहीं चाहते आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र हो। तो कतिपय चाहिँ जस्तै पहिला कांग्रेस आईको सरकार थियो भारतमा, कई बार कांग्रेस आई की बनी, त्यति बेला नेपालमा एउटा 12 बुँदे सहमति भयो भारतमा, नयाँ दिल्लीमा। त्यो सहमतिका आधारमा नेपालमा यहाँ परिवर्तन भयो। अहिले तपाईहरुकोमा भाजपाको सरकार छ, तर अहिले भाजपाले चाहिँ त्यो पुरानो चाहिँ कांग्रेस आईको पालामा भएको सहमति चाहिँ बोक्न छोडो भन्नेहरू छन्, यो सत्य हो? देखो, कांग्रेस की जो सरकारें रही है, इन सरकारों ने जो सरकार का धर्म होता है, राष्ट्र धर्म, उसका पालन नहीं किया। इतने भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगे। 2014 से पहले जब रोज अखबार पढ़ते थे, टीवी खोलते थे, आज 100 करोड़ का घोटाला, 50 करोड़ का घोटाला, उस नेता ने ये खाया, इस नेता ने ये खाया, ये राष्ट्र के अंदर हालत हो गई थी। और जब मोदी जी आए उस दिन के बाद आज तक एक भी मंत्री के ऊपर किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अनेकों कारण वहाँ ऐसे बन गए थे भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आ गया था। जनता के सामने बात गई तो उन्होंने सत्ता बदल दी। कांग्रेस की नीतियों का ना राष्ट्र ने कभी पक्षधर रहे, न हमारी पार्टी पक्षधर रही। इसलिए कांग्रेस की जो गवर्नमेंट्स रही है, वो अगर अच्छा काम करते, वो ढंग से रहते, हर चीज का ध्यान करते, तो देश की जनता क्यों कांग्रेस को हरा करके बीजेपी को लेके आती? सत्ता जनता ने बदली, वो इसलिए बदली, राष्ट्र धर्म का पालन नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने, इसलिए उनको हटा करके मोदी जी, और मोदी जी राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं, नहीं करेंगे जनता इनको भी हटा देगी। मैले त्यसैमा जोड्दै छु, भनेपछि त्यो नेपालमा त गराएको सहमति पनि ठीक थिएन त्यति बेला। देखो, कांग्रेस के बारे में जो भी चीजें हैं उस दौरान की वो लोग जाने, उस बारे में ना मुझे पता, ना मैं हस्तक्षेप कर सकता। उन लोगों ने गलत नीतियां बनाई, यहाँ भी वहाँ भी क्या क्या कहते रहे, हमें उसकी कोई जानकारी है नहीं। लेकिन मुझे अपने घर का पता है। भारतीय जनता पार्टी ये गवर्नमेंट है आज राष्ट्र के अंदर, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और बीजेपी संगठन की गवर्नमेंट है। संघ के प्रचारक रहे हैं वो, और संघ के प्रचारक तो एक देव जैसे लोग हैं। इसलिए आज जो नीति चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, वो हम गारंटी ले सकते हैं कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। त्यति बेलाको त्यो सहमति जुन गर्यो कांग्रेस आईको नेतृत्वमा, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ अब बीजेपीले बोक्छ कि बोक्दैन? मैं आपको अभी कहा, कांग्रेस ने कितने गलत कार्य पहले किए हैं, बहुत लंबी फेरिस्त है।
इसलिए कांग्रेस को जनता ने इसीलिए हटाया कि उनकी नीतियां गलत थी। आज नीतियां ठीक चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। नेपालका बारेमा पनि त्यो कुरो लागू हुन्छ। नेपाल के बारे में भारत सरकार की बहुत अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया सोच है। नेपाल और भारत का बिल्कुल एक ही है। भारत की गवर्नमेंट नेपाल को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक ये पृथ्वी रहेगी। मैले त्यति बेला 12 बुँदे सहमतिको कुरा गर्दैछु। 12 बुँदे सहमति जुन भयो भारतमा, त्यो अब अहिलेको सरकारले बोक्छ कि बोक्दैन? तो पूर्व काल में चाहे वो सुगोली संधि रही हो, 12 बुँदे सहमति रही हो, या बीच बीच में कई तरह के लोग आते रहे, सहमति बनती रही और वो इम्प्लीमेंटेशन हुई या नहीं वो एक अलग ही बात रही है। लेकिन वर्तमान में जो है, फिलहाल में जो है अभी, वो जो लोग आज बैठे हैं सत्ता के अंदर, उन लोगों ने अपना कुछ संविधान में हमने भी चेंज किया है, धाराएं चेंज की है। जैसा कि कश्मीर के अंदर वो रणवीर एक्ट के तहत मुकदमे रजिस्टर होता था, इंडियन पिनल कोड है। और कश्मीर के अंदर जो पुलिस कमिश्नर होता था वो KPS होता था, अब वहाँ IPS जाते हैं। भनेपछि नेपालमा पनि संविधान संशोधन गरेर यो असन्तुष्टिहरू चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ तपाईहरु? वो इनकी खुद की मर्जी है, जो इन्हें अच्छा लगे ये करें। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, राष्ट्र की जनता का सम्मान होना चाहिए, अपने कल्चर का सम्मान होना चाहिए। जिस समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी संख्या कम है उनको बेइज्जत किया जाए या दबा के रखा जाए। भनेपछि यसो भनौँ, नेपाल अब नयाँ कोर्समा जानुपर्छ, कतिले भन्छन् राजा ल्याइयो, चाहियो पनि भनिरहेका छन्, यहाँ जुलुस भइरहेको छ, के छ यसमा तपाईहरुको धारणा? अभी पहले आंदोलन हुआ था, मुझे पता है, सबको पता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये यहाँ की जनता का, यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले मेरे मित्रों का, भाई बहनों का, यहाँ की सरकार का, वो इनका खुद का विषय है। इन्हें जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, लेकिन कौन सा अच्छा लगे? जो जनता की मांग हो। जनता बड़ी है, नेता नहीं। जनता बड़ी है, जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। भारत नेपाल राम्रो होस् भन्ने चाहन्छ, हैन त? अच्छा हो नेपाल। बिल्कुल हम चाहते हैं नेपाल हमसे भी आगे निकले, बहुत मजबूत होना चाहिए। और नेपाल, मैंने अभी कहा, नेपाल तो पूरे विश्व का सर है। और जब सर में दर्द होता है ना तो हाथ पैर भी काम नहीं करते। इसलिए जब मैंने आपको बोल दिया, व्यास महाराज के बच्चे हैं हम, और व्यास यहाँ सेती मादी नदी में रहते थे। माता सत्यवती हमारी माता है, हम तो उनके संतान हैं जी। व्यास और मत्स्यगंधा तो यही, हम तो उन्हीं के बच्चे हैं, हम कोई अलग नहीं, यहीं के तो बच्चे हैं। लेकिन इसलिए कैसे ये नखून से मांस दूर कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। अब तपाईहरु विश्वलाई नै सनातनी एउटा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना गर्नुहुन्छ? ये मेरी खुद की इच्छा है। अच्छा, तर यो धर्म, जो हिन्दू धर्ममा अहिले अब अलि व्यापारीकरण छिरेको पनि भनिन्छ नि, यो सत्य हो? धर्म में व्यापार छिर्यो, ये आपने प्रवेश किया है। बिल्कुल ठीक बात कही है। शिक्षा का व्यापारीकरण भी हुआ है, चिकित्सा का व्यापारीकरण हुआ है, धर्म का व्यापारीकरण हुआ है। वो कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। भारत में भी और नेपाल में भी, अगर किसी का बच्चा कोई एडमिशन कराने जाता है ना, 1 लाख डोनेशन, 2 लाख डोनेशन, 3 लाख डोनेशन, 4 लाख डोनेशन, फीस से अलग इतना डोनेशन है तब बच्चे का एडमिशन होगा। अगर किसी गरीब आदमी का बच्चा पढ़ना चाहता है, डोनेशन है नहीं, उसका बच्चा वहाँ नहीं पढ़ सकता। ये शिक्षा का व्यवसायीकरण है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसी चिकित्सा, अगर किसी घर में कोई मरीज है और डॉक्टर कहते हैं आप इसको बड़े अस्पताल में ले जाओ, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, न पैसे नहीं है कि बड़े अस्पताल की डॉक्टर की फीस दे सके, वहाँ रूम में अपने मरीज को भर्ती करा सके। इतनी महंगी चिकित्सा हुई, ये नहीं होनी चाहिए। ये शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ऐसा होना चाहिए ताकि गरीब आदमी अपना इलाज करा ले। ऐसे व्यवसायीकरण, बस ये भी मैं पुराण भन्नु भन्दा लाखौंको कुरा हुन्छ। अभी मैं पशु पे वहाँ गया आसाम में, कामाख्या देवी के दर्शन करने, तो वहाँ 4 गेट हैं। एक 500 रुपए का गेट है, 500 रुपए दोगे तो इस गेट में घुसोगे। एक VIP गेट है, वो इसमें घुसोगे। जो जिसके पास है नहीं, वो 4 किलोमीटर लंबी लाइन में लगेगा। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है कि ये कथावाचक आजकल मुझे सारे
माफ करें कथावाचक, जो अपने ऋषि संत महात्मा हैं सबको दंडवत प्रणाम है। लेकिन आज दीपक जी ने एक सवाल पूछा है, अंतरात्मा को, परमपिता परमेश्वर को, भगवान पशुपतिनाथ को अंतर में रख करके सच बोलूंगा। कथावाचक आज इतने पैसे लेने लगे कि जो कथा कराने में दिक्कत होती है। जोसँग पैसा छैन उसले त सुन्नै नपाउने भयो, कोई ती पडोसीकामा गएर सुन्नुपर्ने भयो। कोई कथावाचक 3 लाख मांगेगा, कोई 4 लाख मांगेगा, कोई 5 लाख मांगेगा, कोई 8 लाख मांगेगा कि ये बड़ा कथावाचक है, छोटा कथावाचक है। 7 दिन की कथा कहने के 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए तो उन्होंने ले लिए। फिर वहाँ पंडाल का खर्चा, प्रसादी का खर्चा, रहने का खर्चा, बिजली पानी का खर्चा, तो कैसे राम कथा होगी? राम कथा तो दक्षिणा भी होनी चाहिए। आप मान लिया कथावाचक हैं, मैं आपके पास गया कि पंडित जी मेरी कथा, मुझे इच्छा है कि मैं राम की कथा कराऊं, भागवत कथा कराऊं, गो कथा कराऊं। आपको आने जाने का खर्चा मैं दे दूंगा, आपको रोटी भी खाना पीना खर्चा मकान में दे दूंगा और दक्षिणा दे दूंगा। लेकिन वो दक्षिणा का जब जिक्र आता है, वो पूछता है कितने दोगे? वो कहता है जी मैं आपको रोजाना के 2000, 5000, 6000 रुपये दे दूंगा। तब दुख होता है जब वो कहता है 1 लाख रुपए रोज लूंगा। मुझे भारत के अंदर ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर, ऐसा सरकारी कर्मचारी बता दो जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए रोज हो। भनेपछि धर्ममा भएको यो व्यापारीकरण, शिक्षामा भएको यो व्यापारीकरण रोक्नुपर्छ हैन? 100% रोकना चाहिए। धर्म का व्यापारीकरण राष्ट्र को समाप्त कर देगा, धर्म को समाप्त कर देगा और इसका भोंडा रूप जाएगा और लोग सनातन से दूर हटेंगे। ये नुकसान है धर्म का। ऐसे ही शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। चिकित्सा, दिल्ली के अंदर नेपाल के बहुत लोग जाते हैं, मेरे पास भी फोन करते हैं जी मेरा बाप बीमार है, माँ बीमार है, नेपाल में डॉक्टर ने कहा बड़ी जगह दिखाओ। ऑल इंडिया मेडिकल में दिखाने के लिए आते हैं। ऑल इंडिया मेडिकल फ्री चिकित्सालय है और इतना अच्छा चिकित्सालय है, सारा फ्री है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एम्स से बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। कैंसर का हो, पेट का बहुत बड़ा, किडनी ट्रांसप्लांट का हो, लीवर ट्रांसप्लांट का हो, आंख चेंज करना, सब चेंज कर देते हैं। लीवर चेंज करना हो, किडनी चेंज करनी हो, हार्ट चेंज करना हो, होता है। लेकिन इतना महंगा है, गरीब आदमी मर जाता है, इलाज नहीं होता, पैसे नहीं है। फ्री इलाज होना चाहिए। आज भारत में के अंदर भी शिक्षा का व्यापार होने लगा। फैक्ट ये शिक्षा नेपालमा पनि हो रहा है, भारतमा पनि हो रहा है। धर्म का व्यापार दुवै देशमा हो रहा है, ये रोकना चाहिए। जो स्कूल है ना, स्कूल वो फैक्ट्री हो गई, इंडस्ट्री हो गई। हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल नहीं, इंडस्ट्री हो गई। ऐसे धर्माचार्य बाउंसर रखेंगे, 8-8, 10-10 बाउंसर, बड़े बड़े वॉकी टोकी। एक महाराज जी खड़े पीछे से बाउंसर, उसको घेर के रखेंगे। क्या जरूरत है बाउंसर की? इसको रोकना आवश्यक छैन। अब जो आदमी राम का नाम ले रहा है, भागवत, उसको क्या खतरा है जी? क्या खतरा? बाउंसर के लिए रखे, पुलिस की सुरक्षा की क्या जरूरत है? जिसको राम का नाम लिया उसको खतरा। सबै व्यापारीकरण रोकेर हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्र धर्ममा प्रवेश गर्नु पर्यो हैन त? अब सब राष्ट्र धर्म की जीत होनी चाहिए। धर्म का व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण, उद्योग नहीं होना चाहिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। चिकित्सा का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। सरकार को इसमें चिंता करनी चाहिए, लेकिन सरकार से बड़ी जनता होती है। जनता को निर्णय लेना पड़ेगा। जिस राष्ट्र के अंदर जनता, सोशल वर्कर आगे होते हैं, वो राष्ट्र तरक्की करता है। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसका लागि म आभार व्यक्त गर्छु तपाईलाई। आपका बहुत बहुत आभार। और आज आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। परमपिता परमेश्वर इस समय की रक्षा करे, इन शब्दों की रक्षा करे। और आपने जितने अच्छी तरह से बातें पूछी हैं, भगवान आपको 200 वर्ष की आयु करे, आप स्वस्थ रहें। इसी तरह से नेपाल की जनता को जागरूक करते रहें। और लास्ट में जय गौ माता, देसी गाय का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और गौशाला गाय की इंडस्ट्री में बदले। गाय के गोबर से धूपबत्ती, अगरबत्ती, पेंट, लकड़ी, नहाने के साबुन, लक्ष्मी गणेश के चित्र माला बनने लगी। जो व्यक्ति बेरोजगार है, 2 गाय पाल ले देसी, उसका गोबर की इंडस्ट्री लगाए, पूरे परिवार का गुजारा कर देगा। नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए गाय का पालन हो, देसी गाय का, और उसके रोजगार मिल जाएगा, नौकरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मुझे पता है। और भारत में हमने गाय की इंडस्ट्री लगाई है, गौशाला को इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। आजलाई म कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।